एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के एमए चित्रकला प्रीवियस के प्री विद्यार्थियों, आधुनिक चित्रकला के इतिहास में हम आज पढ़ रहे हैं नवशास्त्रीयतावाद। नवशास्त्रीयतावाद 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रेंच राज शासन पद्धति में बहुत उथल पुथल हुई। सर्वसाधारण जनता में जागृति हुई और बदलते हुए वातावरण के साथ कला में भी परिवर्तन होते गए। 15वें लुई के शासनकाल में कला व साज सज्जा में ग्रीक मूर्तियों को बड़ा महत्व प्राप्त हुआ। फ्रेंच प्रतिष्ठित समाज में ग्रीक मूर्तियों के प्रति अभिरुचि बढ़ाने का कार्य लुई की प्रेयसी मादाम पाम्पादूर के वास्तुकार भाई ने किए। उस समय इटली में उत्खनन हो रहे थे, जिनमें प्राचीन ग्रीक वास्तुकला व मूर्तिकला की रोमन प्रतिकृतियां प्रचुर मात्रा में बनने लगी और कला प्रेमियों का ध्यान उस ओर आकर्षित हुआ। 1738 ईस्वी में हरक्यूलियन और 1755 ईस्वी में पोम्पेई के उत्खनन हुए। वह प्रसिद्ध जर्मन विद्वान विंकेलमान ने ग्रीक मूर्ति कला की प्रशंसा में कई लेख प्रकाशित किए। हमेशा नवीनता के पीछे भागने वाले प्रतिष्ठित समाज को प्रचलन का विषय प्राप्त हो गया। परिणाम स्वरूप समकालीन फ्रेंच कला पर ग्रीक कला का प्रभाव पड़ा और उसको एक नई दिशा में मोड़ मिला। चित्रकला में ग्रीक कला को आदर्श के रूप में सामने रखकर नई चित्रकला शैली को जन्म देने का कार्य प्रसिद्ध फ्रेंच चित्रकार जॉक दाविद ने किया। यह शैली नवशास्त्रीयतावाद के नाम से प्रसिद्ध हुई, अर्थात नवशास्त्रीयतावाद के प्रणेता जॉक दाविद रहे। नवशास्त्रीयतावाद ने आदर्श मानव शरीर सौंदर्य की ग्रीक कल्पना को पुनर्जीवित किया। मतलब कि ग्रीक में जो कला थी वो शास्त्रीय थी और जॉक दाविद ने उन आदर्शों को मानते हुए काम किया, इसलिए नवशास्त्रीय। समझ में आया? इस शैली के अधिकतर चित्रों के विषय ग्रीक पुराणों और रोमन कथाओं से लिए गए एवं उस काल की पृष्ठभूमि पर अंकित किए गए। अध्ययनपूर्ण बाह्य रेखा से आकारों को आदर्श व स्पष्ट रूप दिया गया। नवशास्त्रीयतावाद के प्रणेता जॉक दाविद का जन्म 1748 ईस्वी में हुआ और 1825 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो इनका कार्यकाल रहा 1748 से 1825। विद्यार्थी अवस्था के प्रारंभिक काल में दाविद बुशी के शिष्य थे। इस काल के उनके चित्र मिनर्वा की विजय में रोकोको शैली के कुछ विशेषताएं स्पष्ट दिखाई देती है। 1775 ईस्वी में प्री द रोम छात्रवृत्ति प्राप्त करके वे आगे अध्ययन के लिए रोम चले गए। वहां उनको ग्रीक कला का गहराई से अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ। वह उससे भी बहुत प्रभावित हुए। रोम में उनके मित्र डिक्विंसी ने उनको विंकेलमान के ग्रीक कला संबंधी विचारों से परिचित कराया। 1785 ईस्वी में दाविद ने अपना चित्र होरेशिया का प्रण बनाया, जो नवशास्त्रीयतावाद का सर्वप्रथम चित्र माना जाता है। इस चित्र का निर्माण उस समय हुआ जब राजसत्ता कमजोर हो रही थी और फ्रेंच जनता अपने सम्मुख रोमन गणतंत्र का आदर्श लिए हुई थी। इस परिस्थिति का दाविद को लाभ हुआ। उनके चित्र की दर्शकों ने बहुत प्रशंसा की। जनता को खुश करने के लिए राजा ने दाविद के उस चित्र को खरीद लिया। दाविद का सबसे प्रसिद्ध चित्र है ब्रूटस के पुत्र के निधन की खबर। फ्रेंच राज्य क्रांति के समय चित्रित किया गया क्रांतिकारी जनता व राजनिष्ठ परंपरावादी दोनों को रोमन साम्राज्य का इतिहास सम्मान आदर का विषय था। जनता को ब्रूटस के क्रांतिवाद ने आकर्षित किया, जबकि राजनिष्ठ लोगों को सीजर का साम्राज्यवाद प्रिय था। दाविद के चित्र ब्रूटस के पुत्र के निधन की खबर का जनता पर इतना प्रभाव पड़ा कि वाल्तेर का लिखा नाटक ब्रूटस का रंगमंच
पर अभिनय करते समय प्रमुख नट दावीद के चित्र में निर्दिष्ट मुद्राओं का अनुकरण करते थे। 1792 ईस्वी में फ्रेंच राष्ट्रीय लोकसभा में चुने गए, चुने जाने से दावीद फ्रेंच कला क्षेत्र के तानाशाह बन गए। उन्होंने फ्रेंच चित्रकला में रोमन ग्रीक शैली को पुनर्जीवित किया व नवशास्त्रीयतावाद नाम से वह देशव्यापी कला शैली बन गई। अब तक राज्याश्रय में फली फूली रोकोको शैली लुप्त प्राय हो गई। घरेलू और ग्राम्य जीवन के चित्र बनाने लगे। ग्राम्य जीवन के जो कलाकार चित्र बनाते थे उन पर इनका असर नहीं पड़ा, परंतु अन्य कलाकारों के विरुद्ध दावीद ने कड़ा रुख अपनाया। विवश होकर उनको नवशास्त्रीयतावाद के अनुयायी बनना पड़ा। राजनीतिक उथल पुथल के साथ दावीद को पथभ्रष्ट भी होना पड़ा। 1804 ईस्वी में नेपोलियन के राजा बनते ही दावीद प्रमुख राज चित्रकार नियुक्त किए गए। अब चित्रकला, वास्तुकला, अंतःसज्जा, पोशाक, प्रचलन आदि सभी कलाओं में दावीद के विचारानुसार परिवर्तन हुए। नवीन वातावरण पर प्राचीन रोमन कल्पनाओं की छाप स्पष्टतया दिखाई देने लगी। मादाम रेकामी जैसे व्यक्ति चित्र की पृष्ठभूमि से इस बात का प्रमाण मिलता है। नेपोलियन की अंतिम पराजय होते ही दावीद फ्रांस को छोड़कर बेल्जियम गए, जहां 1825 ईस्वी में मृत्यु हो गई। विषय के अनुसार दावीद के चित्रों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहले वर्ग में साक्रेटिस की मृत्यु, सेबाइंस पर बलात्कार, बुटस के पुत्रों के शवों का दहन जैसे प्रसिद्ध चित्र आते हैं, जिनके विषय रोमन और ग्रीक हैं। ये चित्र निश्चित ही कुशलतापूर्ण हैं, किंतु विषय चयन के कारण कुछ अनोखे बन गए हैं। दूसरे वर्ग में मारा की मृत्यु, गेंद की महिलाएं आदि चित्र आते हैं, जिनके विषय समकालीन हैं, जो दर्शन में अधिक वास्तविक बन गए हैं। दावीद के पश्चात चित्रकार ग्वेर ने दावीद का अंधानुकरण करके नवशास्त्रीयतावाद को जीवित रखा। आंतवान ग्रो दावीद के शिष्य थे। उनके आरंभ के चित्रों में दावीद का अनुकरण है, किंतु कुछ समय तक उन्होंने रूबेंस के प्रभाव में आकर ऐसे चित्र बनाए जो नवशास्त्रीयतावाद के अंतर्गत नहीं आते। ग्रो ने अपनी आयु के अंतिम 15 वर्ष तक दावीद के सिद्धांतों का कट्टरता से पालन किया। वे अपने शिष्यों को भी उसी तरह चित्र बनाने का उपदेश करते थे। वे कहा करते थे, यह मेरा कहना है नहीं है, बल्कि दावीद का आदेश है। नवशास्त्रीयतावादी चित्रकारों में रेन्यो, जेरार, पुंदाम, अंग्र प्रमुख थे, जिनमें से अंग्र सबसे विख्यात हुए। कल हम नवशास्त्रीयतावाद पढ़ेंगे। रोमांसवाद। नवशास्त्रीयतावाद पर वह विशुद्ध निष्ठा नहीं थी जो दावीद चाहते थे। 1808 ईस्वी में दावीद कहने लगे थे, मैंने चित्रकारों के लिए जो मार्ग निश्चित किया है वह बड़ा कष्टप्रद है। वह फ्रेंच चित्रकार उस दिशा में अधिक समय तक मार्गक्रमण नहीं कर पाएंगे। थैंक यू बच्चों। कुछ चित्र देख रहे हैं अपन नवशास्त्रीयतावाद के। नहीं, ये चित्र वो नहीं है, ये नेपोलियन, ये होरेशिया का प्रण। ठीक है, थैंक यू।